So hello everyone. So this is CS Anidya Saraf, your friend, mentor and coach for audit. तो कैसे हैं आप? उम्मीद कर रहा हूं कि आप बहुत ही बढ़िया हो और प्रिपरेशंस एकदम अच्छी चल रही है, राइट? और आपके प्रिपरेशंस को और बेहतर बनाने के लिए मैं लेकर आया हूं आपके लिए मैराथन सीरीज ऑफ सीए फाइनल ऑडिट। और आज के वीडियो पे अपन रिवाइज करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज, दैट इज एसआरएस स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट्स, ठीक है ना? तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू रिवाइज। तो बिफोर स्टार्टिंग विद द वीडियो, फटाफट नोट्स डाउनलोड कर लीजिए। समरी नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो यू कैन डाउनलोड द नोट्स सो दैट यू कैन रेफर इट अलॉन्ग विद द वीडियो। ये जो रिवीजन वीडियो है हर बच्चा देख सकता है, चाहे आपने मुझसे क्लासेस ली हैं चाहे आपने मुझसे क्लासेस नहीं ली हैं। अगर आप पहली बार भी इन टॉपिक्स को कर रहे हो सर, तब भी आप इस रिवीजन वीडियो को देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आगे बढ़ने से पहले थोड़ा बहुत प्यार दिखाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप जब वीडियो को लाइक करते हो और अच्छे अच्छे कमेंट्स डालते हो तो उसको देखकर मोटिवेशन मिलता है कि भाई आपके लिए और मेहनत करनी है। तो लेट अस गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आज हम क्या करने वाले हैं सर? वी आर गोइंग टू डू द स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट्स, ठीक है? स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट्स। तो अगर हम बात करें स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट्स की, दैट इज एसआरईज, तो 2400 सीरीज लगती है यहाँ पे। आपको मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया था बेसिकली कि एक प्रैक्टिशनर, एक सीएन प्रैक्टिस या तो एश्योरेंस सर्विस दे सकता है या तो नॉन एश्योरेंस सर्विस दे सकता है। अगर वो एश्योरेंस सर्विस देगा तो उसके पास 3 ऑप्शंस होते हैं वहाँ पे। या तो वो ऑडिट वाली सर्विसेज दे सकता है, अगर वो ऑडिट वाली सर्विसेज देगा तो एसेज लगेंगे, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग लगेंगे। या तो वो रिव्यू वाली सर्विसेज दे सकता है, अगर वो रिव्यू वाली सर्विसेज देगा तो फिर वहाँ पे एसआरईज लगेंगे। और या तो वो अदर सर्विसेज दे सकता है या फिर रिलेटेड सर्विसेज दे सकता है। यहाँ पे अपन किसकी बात कर रहे हैं सर? रिव्यू सर्विसेज की बात कर रहे हैं। अब देखना, सबसे पहली चीज, भले ही हम एसआरईज की बात कर रहे हैं, एसक्यूसी अपने आप एप्लीकेबल हो जाएगा। एसक्यूसी अपने आप एप्लीकेबल हो जाएगा बिकॉज मैंने आपको बताया था कि एसक्यूसी बिल्कुल भेदभाव नहीं करता, चाहे ऑडिट हो, चाहे रिव्यू हो, चाहे अदर देन एश्योरेंस सर्विसेज हो, राइट, चाहे रिलेटेड सर्विसेज हो, एसक्यूसी बिल्कुल भेदभाव नहीं करता। एसक्यूसी तो सबको लगता है, तो एसक्यूसी तो यहाँ भी लग जाएगा। एसक्यूसी तो भगवान का प्रसाद है जो सबके लिए अवेलेबल है, तो सबको लगने वाला है, ठीक है ना? अब सर बिफोर स्टार्टिंग विद द सीरीज, 2 बेसिक बातें जो अपने को समझनी है सर। ऑडिट वर्सेस रिव्यू में डिफरेंस क्या है? और इस पार्टिकुलर एसआरई के अंदर 2 एसआरईज हैं, मतलब इस सीरीज में 2 एसआरईज हैं। एक है एसआरई 2400, एक है एसआरई 2410। तो इन 2 एसआरईज में डिफरेंस क्या है ये अपने को समझ में आ जाए तो अपन क्या कर सकते हैं सर? पूरा एसआरईज एकदम मजे से कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर ऑडिट की बात करें और रिव्यू की बात करें, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो सर ऑडिट क्या है? एक रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट है। ऑडिट एक रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट है, जबकि रिव्यू एक लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट है। ऑडिट में अपन पॉजिटिव एश्योरेंस देते हैं। ऑडिट में अपन क्या बोलते हैं? पॉजिटिवली वर्डेड एश्योरेंस देते हैं, ठीक है ना? अपन बोलते हैं एवरीथिंग इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फेयर, ठीक है? जबकि रिव्यू में आप जो एश्योरेंस देते हो ना, दैट इज अ नेगेटिवली वर्डेड एश्योरेंस, ठीक है? तो वहां पे हम नेगेटिवली वर्डेड एश्योरेंस देते हैं और वहां पे अपन कंक्लूजन बोलते हैं कि हम लोग कंक्लूजन दे रहे हैं। नेगेटिवली वर्डेड एश्योरेंस का मतलब क्या होता है कि प्रैक्टिशनर कुछ इस तरीके से रिपोर्ट करेगा दैट नथिंग इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कॉजेज हिम टू बिलीव दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू एंड फेयर। नथिंग इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कॉजेज हिम टू बिलीव दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू एंड फेयर। तो बात सेम बट अंदाज नया, एक नेगेटिवली वर्डेड एश्योरेंस। अगर ऑडिट की बात करें तो ऑडिट में अपन क्या करते हैं सर? ज़्यादा प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं, जबकि रिव्यू में अपन लिमिटेड प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं। मेनली रिव्यू में हम परफॉर्म करते हैं सिर्फ और सिर्फ इंक्वायरी, राइट, और एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर्स। मेनली हम लोग यही 2 चीज़ें फॉलो करते हैं। अगर ज़रूरत लगे तो सम एडिशनल प्रोसीजर्स कैन बी परफॉर्म, बट मेनली यही 2 चीज़ें अपन परफॉर्म करते हैं। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस है ऑडिट और रिव्यू के बीच। अब देखना, इस सीरीज में 2 एसआरईज हैं, एक है एसआरई 2400, एक है एसआरई 2410। एसआरई 2400 किस चीज़ के बारे में है? ये रिव्यू ऑफ एचएफएस के बारे में है, रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में है। जबकि एसआरई 2410 इज अबाउट रिव्यू ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो आपने सुना होगा कि लिस्टेड कंपनीज को क्या करना होता है सर? क्वार्टरली बेसिस में जो अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कॉपी है स्टॉक एक्सचेंजेस को सबमिट करनी पड़ती है। तो अब जब वो क्वार्टरली बेसिस में सबमिट होगा तब यार उसका ऑडिट तो पॉसिबल नहीं है, तो उसका रिव्यू कराया जाता है एज पर एसआरई 2410। और उसका जो रिव्यू करता है वो कंपनी का स्टैट ऑडिटर ही करता है, बिकॉज ऑडिट भी वही करने वाला है। सो इट इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। जबकि एसआरई 2400 क्या है कि हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जिस प्रकार से ऑडिट होता है उसी प्रकार से रिव्यू हो सकता है। एक होता है कि ज़्यादा डिटेल्ड वे में एग्जामिन करके चीज़ों को चेक किया, एक हो सकता है कि थोड़ा सा कम डिटेल्स में चीज़ों को चेक किया, दोबारा से एक बार रिव्यू कर लिया। बट यहाँ पे दिस इज द ऑप्शनल रिक्वायरमेंट।
और यहाँ पे सर जो रिव्यू करता है वो प्रैक्टिशनर करता है। अब यहाँ पे वर्ड हमने प्रैक्टिशनर क्यों यूज किया? बिकॉज जो रिव्यू करता है वो कंपनी का स्टैट ऑडिटर नहीं करता, कोई और करता है, कोई दूसरा सीए करता है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस टू एसआरईज, ठीक है ना, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टू एसआरईज। कॉमन रिक्वायरमेंट में आपको मैंने बताया था बेटा एसक्यूसी लगेगा, बिकॉज एसक्यूसी भगवान का प्रसाद है, तो वो तो हमेशा लगेगा। और रिपोर्ट में हाँ यूडिन नंबर भी जनरेट होएगा, क्योंकि जो भी एश्योरेंस एंगेजमेंट्स होंगे बेटा तो वहां पे यूडिन नंबर पक्का आ जाएगा। तो यहाँ रिपोर्ट में क्या आएगा सर? यूडिन एंगेजमेंट्स, यूडिन नंबर भी आ जाएगा। तो दिस इज द कॉमन पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर। तो लेते हैं प्रभु का नाम और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एसआरई, दैट इज एसआरई 2400। तो एसआरई 2400 किस चीज़ के बारे में? एंगेजमेंट टू रिव्यू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले इस पूरे एसआरई में वर्ड क्या यूज़ करेंगे बेटा? प्रैक्टिशनर वर्ड यूज़ करेंगे, ऑडिटर वर्ड यूज़ नहीं करेंगे कभी भी। अपन यहाँ पे जो ओपिनियन, जब ओपिनियन देने की बात आएगी तो यहाँ पे अपन कंक्लूजन बोलेंगे और नेगेटिव एश्योरेंस की बात की जाएगी। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है रिव्यू का? ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद एसआरई 2400। तो यहाँ पे अपने को एश्योरेंस देना है, मगर लिमिटेड एश्योरेंस देना है, और मेनली अपने को इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं, और पता लगाना है वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज ए होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स, ताकि प्रैक्टिशनर कंक्लूजन दे सके। देखना बेटा ओपिनियन की जगह कंक्लूजन आ गया। On whether anything has come to his attention that causes him to believe that financial statements are not prepared in all material respects as per applicable FRF. तो negatively worded assurance आ गया that whether anything has come to his attention that causes him to believe that financial statement is not prepared in accordance with applicable FRF, और रिपोर्ट करना है in accordance with this SRAs। यहाँ पे रिव्यू कौन करेगा? प्रैक्टिशनर अदर देन द ऑडिटर ऑफ द क्लाइंट रिव्यू करेगा। प्रैक्टिशनर क्या करेगा सर? एसक्यूसी 1 की रिक्वायरमेंट्स परफॉर्म करेगा, और उसके अलावा ऐसे 200 की जो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी, OIPCC, ऑब्जेक्टिविटी, इंटेग्रिटी, वो सारा, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, प्रोफेशनल बिहेवियर, वो सारा भी क्या करेगा सर? परफॉर्म करेगा। अब देखना यहाँ पे मार्क 1 क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। फैक्टर्स एक्सेप्टिंग द एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएशन ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड प्री कंडीशंस फॉर एक्सेप्टिंग रिव्यू एंगेजमेंट्स। ये दो क्वेश्चंस ना आपको लगेंगे सिमिलर है, बट है अलग। पहला क्या है? फैक्टर्स एक्सेप्टिंग द एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएशन ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड रिव्यू एंगेजमेंट्स, कि प्रैक्टिशनर कब कब रिव्यू एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा, प्रैक्टिशनर कब कब रिव्यू एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा। और फिर है प्री कंडीशंस फॉर एक्सेप्टिंग द रिव्यू एंगेजमेंट, सिमिलर टू जो अपन ने ऐसे 210 में किया था, ठीक है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएशन ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप्स एंड रिव्यू एंगेजमेंट, कि प्रैक्टिशनर कब कब रिव्यू एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ रेगुलेशन। तो यहाँ पे देखना सबसे पहले क्या दिया हुआ है। सबसे पहले इफ द प्रैक्टिशनर इज नॉट सेटिस्फाइड दैट देयर इज अ रैशनल पर्पस फॉर द एंगेजमेंट, तो प्रैक्टिशनर को ना सेटिस्फाई करना पड़ेगा अपने आप को कि जो एंगेजमेंट का पर्पस है वो रैशनल है, जस्टिफाइड है। अगर प्रैक्टिशनर को लगता है कि जो एंगेजमेंट का पर्पस है दैट इज नॉट रैशनल, दैट इज नॉट जस्टिफाइड, रिव्यू की जरूरत नहीं है, तो एंगेजमेंट वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। दूसरी चीज, प्रैक्टिशनर को अगर ये लगे कि मैं एथिकली काम नहीं कर पाऊंगा, मैं एथिकल रिक्वायरमेंट्स फॉलो नहीं कर पाऊंगा, मैं इंडिपेंडेंस के हिसाब से काम नहीं कर पाऊंगा, तब भी वो एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो पहली चीज है, अगर प्रैक्टिशनर को लगे कि भैया जो पर्पस है वो रैशनल नहीं है, तब वो एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा। दूसरी चीज, अगर उसको लगता है कि मैं एथिकली काम नहीं कर पाऊंगा, मैं इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाऊंगा, तब वो एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा। तीसरी चीज, जो प्रैक्टिशनर की प्रिलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग है, जो प्रैक्टिशनर की प्रिलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंगेजमेंट, वो ये बताता है कि दैट द इंफॉर्मेशन इज लाइकली टू बी अनअवेलेबल और अनरिलायबल। तो देखो भाई, जब मैं रिव्यू भी करूंगा तो मेरे को इंफॉर्मेशन चाहिएगा रिव्यू करने के लिए, यस और नो। तो मेरा जो प्रिलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग है वो मेरे को ये बताता है कि रिव्यू के लिए या तो जो इन्फॉर्मेशन मेरे को चाहिएगा वो अवेलेबल नहीं होगा, या तो रिव्यू के लिए मेरे को जो इन्फॉर्मेशन चाहिएगा वो रिलायबल नहीं होगा, तब भी मैं एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करूंगा। चौथी चीज, अगर प्रैक्टिशनर को मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी में डाउट है, अगर प्रैक्टिशनर को मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी में डाउट है, तब भी वो काम एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अगर मैं प्रैक्टिशनर हूं और मेरे को मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी में डाउट है, तब भी मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। सेम पॉइंट ऐसे 220 SQC1 में था। एंड फाइनली, प्रैक्टिशनर ने या मैनेजमेंट ने या TCWG ने प्रैक्टिशनर के काम में ना लिमिटेशन इंपोज कर दिया है। मैनेजमेंट ने या TCWG ने प्रैक्टिशनर के काम में ना लिमिटेशन इंपोज कर दिया है। आज मैंने एंगेजमेंट एक्सेप्ट भी नहीं किया, उससे पहले लिमिटेशन इंपोज कर दी है, और वो जो लिमिटेशंस है वो इतनी मटेरियल है कि आगे चल के एनीवेज मेरे को डिस्क्लेमर ही देना है, आगे चल के मेरे को डिस्क्लेमर ही देना है। तो भैया बेटर है मैं एंगेजमेंट एक्सेप्ट ही ना करूँ, है ना। तो ये 5 चीजें हैं, ये 5 चीजें हैं कि जब प्रैक्टिशनर कब कब रिव्यू एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है जी। अगली चीज है
प्री कंडीशंस फॉर एक्सेप्टिंग द रिव्यू एंगेजमेंट, बिल्कुल ऐसे 210 की प्री कंडीशंस की तरह है। ऐसे 210 के प्री कंडीशंस क्या थे? पहला कि प्री कंडीशन था कि अपन डिटरमाइन करेंगे एफआरएफ एक्सेप्टेबल है कि नहीं, फिर अपन देखेंगे कि मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्नॉलेज कर रहा है कि नहीं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मान रहा है कि नहीं, और अपन राइटिंग में मैनेजमेंट से लेते थे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एफआरएफ के हिसाब से बना है, आप एक्सेस देने वाले हो हमें सारा का सारा। तो बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पे है, बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पे है, खाली ऑडिट की जगह रिव्यू हो जाएगा, ऑडिटर की जगह प्रैक्टिशनर हो जाएगा, और मैनेजमेंट तो मैनेजमेंट ही रहेगा। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है सर? डिटरमाइन करना है कि जो भी एफआरएफ अप्लाई किया जा रहा है वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं। उसके बाद अपने को ऑब्टेन करना है एग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट एक्नॉलेजेस करता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझता है। किन चीज़ों के बारे में? 3 चीज़ों के बारे में। सबसे पहले कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एफआरएफ के हिसाब से बनाना उनका काम है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम प्रॉपर्ली डिजाइन करना उनका काम है, सो दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम फ्रॉड्स एंड एरर्स। और प्रैक्टिशनर को पूरा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, प्रैक्टिशनर को पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना विथ एक्सेस टू ऑल द इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू पर्सन्स विद इन द एंटिटी, ये भी मैनेजमेंट का ही काम है। और अगर मैनेजमेंट ये प्री कंडीशंस एक्सेप्ट नहीं करेगा तो भाई हम भी फालतू थोड़ी ना बैठे हैं, तू मेरी प्री कंडीशन एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मैं तेरा एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करूंगा। और मान लो शुरू में तो मैनेजमेंट ने कहा आइए रिव्यूअर साहब आइए, लेकिन बाद में मैनेजमेंट प्री कंडीशंस फॉलो नहीं कर रहा, प्री कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, अपनी बातों से मुकर रहा है, तो आप क्या करोगे? डिस्कस करोगे मैटर विद द मैनेजमेंट। आप डिस्कस करोगे मैटर विद द मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी, आप डिटरमाइन करोगे कि मैटर को रिजॉल्व किया जा सकता है कि नहीं। तो आप क्या करने वाले हो? बाद में डिस्कस करने वाले हो मैटर विद द मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी, डिटरमाइन करने वाले हो वेदर द मैटर कैन बी रिजॉल्व। क्या करने वाले हो सर? डिटरमाइन करने वाले हो वेदर द मैटर कैन बी रिजॉल्व एंड वेदर इट इज अप्रोप्रिएट टू कम्युनिकेट विद द एंगेजमेंट। ठीक है जी। उसके बाद आप क्या करोगे? आप एग्री कर लोगे टू द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, एक एंगेजमेंट लेटर एंटर कर लोगे, सारी चीज़ें क्लियर कर लोगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे 210 में होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे 210 में होता है। अगर पार्टिकुलरली मैनेजमेंट कुछ भी टर्म्स में चेंजेस का रिक्वेस्ट करता है तो ऐसे 210 में आपको मैंने बताया था कि ऑडिटर आरजे देखता है रिजनेबल जस्टिफिकेशन है कि नहीं। यहाँ भी वही है, प्रैक्टिशनर आरजे देखेगा रिजनेबल जस्टिफिकेशन है कि नहीं है। तो देखिएगा सर, एग्रीइंग टू द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, एग्रीड टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट शैल बी रिकॉर्डेड इन एंगेजमेंट लेटर। जो भी एग्रीड टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट होंगी दैट शैल बी रिकॉर्डेड इन एंगेजमेंट लेटर और सुटेबल फॉर्म ऑफ रिटन एग्रीमेंट। प्रैक्टिशनर शैल नॉट एग्री टू द चेंज इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट अगर रिजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है। ऑल टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट अगर चेंज की जाती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एंगेजमेंट तो प्रैक्टिशनर, मैनेजमेंट, टीसीडब्ल्यूजी एग्री करेंगे उन बातों के ऊपर, न्यू टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एंटर करेंगे इन एन एंगेजमेंट लेटर और एनी अदर सुटेबल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। उसके अलावा कुछ जनरल बातें हैं कि प्रैक्टिशनर भी यहाँ पे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एक्सरसाइज करेगा, जैसे कि ऑडिटर ऐसे 200 में एक्सरसाइज करता था। जो रिव्यू ऑफ एचएफआई है, एचएफएस है, दिस इज अ लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट, और जो कंक्लूजन प्रैक्टिशनर देगा वो एक लिमिटेड एश्योरेंस होगा। प्रैक्टिशनर यहाँ पे मेनली 2 टेक्निक्स परफॉर्म करने वाला है, एक इंक्वायरी करने वाला है, एक एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करने वाला है, थोड़ा बहुत मैनेजमेंट से डिस्कशन वगैरह करने वाला है, टू ऑब्टेन साई यानी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंसेस एज ए बेसिस फॉर द कंक्लूजन। तो मेनली 2 टेक्निक्स परफॉर्म करेगा यहाँ पे, एक इंक्वायरी परफॉर्म करेगा, एक एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा। अब लॉजिकल सी चीज़ है भाई, आप जब इंक्वायरी करोगे, इंक्वायरी किससे करोगे? मैनेजमेंट से करोगे, टीसीडब्ल्यूजी से करोगे, अदर पर्सन्स विद इन द एंटिटी से करोगे। तो आप इंक्वायरी किससे करोगे? मैनेजमेंट से करोगे, टीसीडब्ल्यूजी से करोगे, अदर पर्सन्स विद इन द एंटिटी से करोगे। इंक्वायरी किन मुद्दों पे करोगे, किन चीज़ों के बारे में करोगे? जो भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, जो भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं। आपको याद है ऐसे 315 में एक टॉपिक था सिग्निफिकेंट रिस्क, कि सिग्निफिकेंट रिस्क कौन कौन सा है। तो जिसके अंदर था कि भाई कोई भी कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन है वो सिग्निफिकेंट रिस्क है, कोई भी फ्रॉड वाला मैटर है तो वो सिग्निफिकेंट रिस्क है, नॉन कंप्लायंस विद लॉ रेगुलेशन का कोई मैटर है वो सिग्निफिकेंट रिस्क है, अकाउंटिंग एस्टिमेट से रिलेटेड कुछ है तो वो सिग्निफिकेंट रिस्क है, गोइंग कंसर्न से रिलेटेड कुछ है तो वो सिग्निफिकेंट रिस्क है, सब्सिक्वेंट इवेंट्स के बारे में कुछ है तो वो सिग्निफिकेंट रिस्क है। तो वो सारी चीज़ें थी वहाँ पे। गोइंग कंसर्न के रिस्पेक्ट में कुछ है तो वो सिग्निफिकेंट रिस्क है। तो सर हम इंक्वायरी उन्हीं चीज़ों के बारे में करेंगे, हम इंक्वायरी उन्हीं चीज़ों के बारे में करेंगे। तो इंक्वायरी के अंदर हम किन चीज़ों के बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं सर? आप ऐसे याद रखना, इंक्वायरी हम करेंगे 240 के मैटर्स के ऊपर, 250 के मैटर्स के ऊपर, 540 के मैटर्स के ऊपर, 550 के मैटर्स के ऊपर, 570 के मैटर्स के ऊपर, एंड उसके अलावा कोई भी कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन के बारे में।
तो देखना ऐसे 240 का क्या था, फ्रॉड था, तो इंक्वायरी किसके बारे में होगा, सस्पेक्टेड और एलिस्ट फ्रॉड के बारे में होगा। 250 से रिलेटेड क्या था, लॉस रेगुलेशन, तो लॉस रेगुलेशन के बारे में इंक्वायरी होगा। 560 तो भूल ही गए भाई साहब। फिर ऐसे 540 यानी अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के बारे में इंक्वायरी होगा। फिर 550 यानी रिलेटेड पार्टीज के बारे के ट्रांजैक्शंस के बारे में इंक्वायरी होगा। 570 यानी गोइंग कंसर्न, एनी इवेंट अफेक्टिंग गोइंग कंसर्न, उसके बारे में इंक्वायरी होगा। 560 सब्सिक्वेंट इवेंट्स के बारे में इंक्वायरी होगा। नॉन फाइनेंशियल डाटा के रिस्पेक्ट में भी इंक्वायरी हो सकती है। आप जब इंक्वायरी करोगे तो ऐसे 500 में हमने डिस्कस किया था कि इंक्वायरी के बदले में रिस्पॉन्स आता है, आपको रिस्पॉन्स को इवैल्यूएट करना होता है। सेम बात यहाँ लिखी हुई है। और उसके अलावा आप एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे। जब भी एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म किया जाता है, ऐसे 520 में मैंने आपको बताया था कि एनालिटिकल प्रोसीजर्स तभी सक्सेसफुल होते हैं अगर डाटा रिलायबल है। डाटा रिलायबल नहीं होगा तो एनालिटिकल प्रोसीजर्स कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। तो आप ये देख लेना डाटा रिलायबल है कि नहीं, डाटा एडिक्वेट है कि नहीं। उसके अलावा फिर से कुछ जनरल बातें दी हुई हैं कि प्रैक्टिशनर क्या करेगा सर, जो भी सिग्निफिकेंट मैटर्स है वो मैनेजमेंट या टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करेगा, प्रोफेशनल जजमेंट एक्सरसाइज करेगा, मैटरलिटी का ध्यान रखेगा। तो मैटरलिटी की जो रिक्वायरमेंट्स है, डिटर्मिनेशन ऑफ मैटरलिटी, रिवीजन ऑफ मैटरलिटी, वो सारा 320 वाला है। तो यहाँ पे मैंने दिया नहीं है, वो सारा 320 वाला, वही चीज लिख के आ जाओगे विथ रेफरेंस टू SRA 2400। जिस प्रकार से ऐसे 315 में एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लेता था ऑडिटर, उसी तरीके से SRA 2400 के अकॉर्डिंग प्रैक्टिशनर एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लेगा, एंटिटी के एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेगा, एप्लीकेबल FRF की अंडरस्टैंडिंग लेगा। और 315 में याद है वो 4-5 चीजें थी। एग्जांपल लिया था अपन ने इन्फोसिस का कि आप इन्फोसिस का ऑडिट कर रहे हो तो आप अंडरस्टैंडिंग लोगे इन्फोसिस कौन से इंडस्ट्री को बिलोंग करता है, कौन से रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, मैनेजमेंट में कौन कौन है, नेचर ऑफ एंटिटी क्या क्या है, ओनरशिप स्ट्रक्चर क्या है, कॉम्पोजिशन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कॉम्पोजिशन में क्या क्या है, इन्फोसिस का पैसा कहाँ कहाँ लगा है, कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज इन्फोसिस फॉलो करती है। वही सेम चीज़ यहाँ है बेटा, वही सेम चीज़ यहाँ है, खाली 315 का रेफरेंस नहीं है। तो प्रैक्टिशनर अंडरस्टैंडिंग में क्या क्या लेगा, कौन सी रेलिवेंट इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं इंक्लूडिंग द एप्लीकेबल FRF, द नेचर ऑफ एंटिटी हो गया, ओनरशिप हो गया, ओनरशिप गवर्नेंस स्ट्रक्चर हो गया, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, एंटिटी ने पैसे कहाँ कहाँ लगाए हैं, एंटिटी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से डिवाइडेड है, इनके बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इनका अकाउंटिंग सिस्टम कैसा है, अकाउंटिंग पॉलिसीज कौन सी फॉलो कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें सेम है, आप देखोगे कुछ अलग नहीं है। तो रिव्यू स्टैंडर्ड्स करते हुए आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे अपन एसेस का ही रिवीजन कर रहे हैं। अब देखना अगला टॉपिक है प्रोसीजर्स टू एड्रेस स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस। अब यहाँ 3 स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस दिए हैं, 3 स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस। देखिएगा, सर्कमस्टांस नंबर 1 दैट इज रिलेटेड पार्टीज, सर्कमस्टांस नंबर 2 दैट इज फ्रॉड और नॉन कंप्लायंस विथ लॉज रेगुलेशन, एंड सर्कमस्टांस नंबर 3 दैट इज गोइंग कंसर्न। तो सर्कमस्टांस नंबर 1 क्या है, रिलेटेड पार्टीज है। तब रिलेटेड पार्टीज है मतलब एक तरीके से क्या पता है, 550 में बहुत कुछ किया था ना रिलेटेड पार्टीज का, यहाँ तुम उसी का एक छोटा सा पार्ट करोगे। सिमिलरली फ्रॉड के रिस्पेक्ट में बहुत कुछ किया था ना 240 में, यहाँ पे उसी का एक छोटा सा पार्ट करोगे। एंड सिमिलरली फॉर गोइंग कंसर्न। तो रिलेटेड पार्टीज के लिए क्या बोला सबसे पहले, याद है ऐसे 550 में आपको मैं बताता था कि कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करते वक्त आपको हमेशा अलर्ट रहना है, स्केप्टिसिज्म एक्सरसाइज करना है कि कहीं आपको किसी ऐसे रिलेटेड पार्टी का पता तो ना चल जाए जिसके बारे में आपको मैनेजमेंट ने नहीं बताया था, याद है। और अगर आपको कोई भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन मिलता है आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, तो आप मैनेजमेंट से उस चीज़ के बारे में इंक्वायरी करोगे, देखोगे कोई फ्रॉड रिस्क फैक्टर वगैरह तो नहीं है। बिल्कुल सेम टू सेम वही चीज़ यहाँ पे है, बस वहाँ बहुत सारा था, यहाँ सीमित है, यहाँ लिमिटेड है। तो देखिएगा, ड्यूरिंग द रिव्यू प्रैक्टिशनर अलर्ट रहने वाला है फॉर अरेंजमेंट्स और इंफॉर्मेशन दैट में इंडिकेट द एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस और रिलेशनशिप्स दैट मैनेजमेंट हैज नॉट प्रीवियसली आइडेंटिफाइड और डिस्क्लोज टू द प्रैक्टिशनर। तो दोस्त का रिव्यू करते वक्त ये देखोगे, अलर्ट रहोगे कि कहीं तुम्हें उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में ना पता चल जाए जिसके बारे में उसने तुम्हें नहीं बताया था। दूसरी चीज, अगर प्रैक्टिशनर आइडेंटिफाई करता है सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ एंटिटी क्या होता है सर, मान लो बहुत डिस्काउंट में दे दिया, अनयूजुअल डिस्काउंट में दे दिया, बहुत सारा सेल्स रिटर्न हो रहा है, ऐसा कुछ, तो प्रैक्टिशनर इंक्वायर करेगा मैनेजमेंट से अबाउट द नेचर ऑफ दोज ट्रांजैक्शंस, possible involvement of related parties and the business rationale of those transactions, and the business rationale of those transactions।
आपको याद होगा सेम चीज 550 में था कि अगर आपको कोई सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मिलता है, आपको लगता है दैट इज आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स, तो आप बिजनेस रैशनल देखोगे, आप बिजनेस रैशनल देखोगे। वहां भी मैंने बिजनेस रैशनल बताया था, तो आप बिजनेस रैशनल ऑफ दोज ट्रांजैक्शंस देखोगे। उसके बाद फ्रॉड और नॉन कंप्लायंस विद लॉज रेगुलेशन। अगर आपको एक इंडिकेशन है कि फ्रॉड हो सकता है या नॉन कंप्लायंस विद लॉ रेगुलेशन हो सकता है, प्रैक्टिशनर उसे किसे बताएगा भाई? मैनेजमेंट को बताएगा, TCWG को बताएगा, और उसका इफेक्ट कंसिडर करेगा ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बहुत सिंपल सी चीज है। Practitioner has to consider the effect, if any, of the management assessment of the effects of fraud or non-compliance on the financial statements and on his report। एकदम सिंपल सी बात है भाई। सबसे पहले आपको फ्रॉड नॉन कंप्लायंस विद लॉज रेगुलेशन का पता चला, या फिर आपको शक हुआ कि कोई फ्रॉड है या कुछ नॉन कंप्लायंस है, आप क्या करना, अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ सीनियर मैनेजमेंट या TCWG को बता देना, और आप मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करना कि आप इस चीज़ के ऊपर अपना असेसमेंट करें कि व्हाट इज गोइंग टू बी द असेसमेंट ऑफ द सेम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब मैनेजमेंट ने असेसमेंट कर लिया, आप उसका इफेक्ट अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर कंसिडर करके चले और ऑडिट रिपोर्ट में कंसिडर करके चले। ऑडिट रिपोर्ट नहीं भैया, रिव्यू रिपोर्ट। यहीं तो गलती हो जाती है, मुझसे भी गलती हो जाती है, तो यार तुमसे तो हो ही सकती है। तो उस चीज़ का जो इफेक्ट है वो क्या करें, अपने रिव्यू रिपोर्ट में कंसिडर करके चले, एंड साथ ही साथ ये भी कंसिडर करें कि whether there is a responsibility to report the occurrence or suspicious of fraud or illegal act to a party outside the entity। तो उसका इफेक्ट अपने रिव्यू रिपोर्ट में तो कंसिडर करके चले ही चलें, और ये भी डिटरमाइन करें कि क्या इसके बारे में मेरे को थर्ड पार्टी को बताने की जरूरत है क्या इसके बारे में मेरे को थर्ड पार्टी को बताने की जरूरत है क्या। फिर आता है साहब गोइंग कंसर्न। अब याद करो गोइंग कंसर्न का स्टैंडर्ड, उसमें मैंने तुमको टैगलाइन बताया था कि ऑडिटर बिकम्स अवेयर ऑफ इवेंट्स और कंडीशंस दैट मे कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यूअस गोइंग कंसर्न। याद है, सेम टैगलाइन यहाँ पे है। और अगर ऑडिटर को कुछ इवेंट्स कंडीशन का पता चलता था, वो मैनेजमेंट से इंक्वायरी करता था, जो रिस्पॉन्स आता था उसे इवैल्यूएट करता था, फिर मैनेजमेंट से इंक्वायरी करता था। याद है, मैनेजमेंट से इंक्वायरी करता था कि आपने क्या एक्शन प्लान बनाया है, जो एक्शन प्लान आपने बनाया है फिजिबल है कि नहीं है। वही चीज यहाँ पे आने वाली है। इफ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द रिव्यू प्रैक्टिशनर बिकम्स अवेयर, प्रैक्टिशनर हो गया यहाँ पे, of the events or conditions that may cause significant doubt about the entity's ability to continuous going concern, प्रैक्टिशनर क्या करेगा, सबसे पहले मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेगा कि आपके फ्यूचर एक्शंस को लेकर क्या प्लान है, अफेक्टिंग द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यूअस गोइंग कंसर्न, जो प्लान्स आपने बनाया है वो फिजिबल भी है कि नहीं है, और आपको क्या लगता है कि ये जो प्लान्स है इससे सिचुएशन इंप्रूव होगा क्या। फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट इज फेसिंग कंटिन्यूअस लॉसेस, तो हमने मैनेजमेंट से पूछा भैया गोइंग कंसर्न डामाडोल लग रहा है, आपके क्या प्लान्स हैं। तो मैनेजमेंट ने बोला हमारे प्लान्स है कि हम 500 करोड़ का लोन लेने वाले हैं। तो भाई तेरा ये प्लान फिजिबल भी है कि नहीं, इससे इंप्रूवमेंट आएगा भी कि नहीं आएगा। अगली चीज अपन क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे रिस्पॉन्स ऑफ दोज इंक्वायरीज, इवैल्यूएट करेंगे रिस्पॉन्स ऑफ दोज इंक्वायरीज, देखेंगे कि वो सफिशिएंट है कि नहीं है। और तीसरी चीज मैनेजमेंट का जो भी रिस्पॉन्स है उसे कंसिडर करेंगे, मैनेजमेंट का जो भी रिस्पॉन्स है उसे कंसिडर करेंगे इन लाइट ऑफ ऑल रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जिसके बारे में प्रैक्टिशनर को पता है एज द रिजल्ट ऑफ द रिव्यू। ठीक है, तो ये 3 स्पेसिफिक सिचुएशंस है जो अपने लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। उसके बाद देखना, अगर प्रैक्टिशनर को पता चला किसी मैटर का जिसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैटरली मिसस्टेटेड हो सकते हैं, जिसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैटरली मिसस्टेटेड हो सकते हैं, तो भाई अगर आपको कभी एज ए ऑडिटर भी आपको पता चलता था कि यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसस्टेटेड हो सकता है, आप क्या करते थे, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करते थे। तो यहां भी अगर रिव्यूअर को किसी ऐसी चीज के बारे में पता चल जाए, मतलब प्रैक्टिशनर को किसी ऐसी चीज के बारे में पता चल जाए, दैट कॉजेस हिम टू बिलीव दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी मैटरली मिसस्टेटेड, ये एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा। क्या करेगा साहब, एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा ताकि साई ऑब्टेन कर सके और कंक्लूजन दे सके। अब एडिशनल प्रोसीजर्स में क्या होंगे, वो प्रोसीजर्स कौन से करता था, क्या बताया था मैंने, इंक्वायरी एंड रिव्यू प्रोसीजर, इंक्वायरी एंड एनालिटिकल प्रोसीजर्स। तो साहब यहां पे भी क्या करेगा, इंक्वायरी एनालिटिकल प्रोसीजर्स, बट यहां पे एक वर्ड लगा दिया एडिशनल, कि ही विल परफॉर्म एडिशनल इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर्स, मतलब थोड़ा ज्यादा गहराई में करेगा। और साथ ही साथ क्योंकि यहां मटेरियल मिसस्टेटमेंट के चांसेस लग रहे हैं, थोड़े बहुत बाकी प्रोसीजर्स भी परफॉर्म कर लेगा, थोड़े बहुत बाकी प्रोसीजर्स भी परफॉर्म कर लेगा, जैसे कि टेस्ट ऑफ डिटेल्स हो गया, एक्सटर्नल कंफर्मेशन वगैरह हो गया। अगला टॉपिक आता है रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट। तो जिस प्रकार से ऐसे 580 में
ऑडिटर मैनेजमेंट से WR लेता था रिगार्डिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फिर उसके अलावा WR लेता था रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के बारे में, लॉ रेगुलेशन के कंप्लायंस के बारे में, फ्रॉड के बारे में, सब्सिक्वेंट इवेंट्स के बारे में, गोइंग कंसर्न के रिस्पेक्ट में। उसी तरीके से यहाँ भी रिव्यूअर इन सब चीज़ों के बारे में WR ले लेगा। इन शॉर्ट रिव्यूअर ने जिस जिस इसका इंक्वायरी किया था ना, उन सब चीज़ों के बारे में WR ले लेगा। तो प्रैक्टिशनर क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा मैनेजमेंट को टू प्रोवाइड WR दैट मैनेजमेंट हैज फुलफिल्ड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट इज डिस्क्राइब्ड इन द एग्रीड टर्म्स। ऑब्टेन करेगा एडिशनल रिप्रेजेंटेशन दैट मैनेजमेंट ने सारा इंफॉर्मेशन दे दिया है रिगार्डिंग रिलेटेड पार्टी एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। सिग्निफिकेंट फैक्ट जो भी उनको फ्रॉड के रिलेटेड पता है या सस्पेक्टेड फ्रॉड्स के बारे में पता है, अगर उनको लॉ रेगुलेशन के नॉन कंप्लायंस के बारे में पता है तो उसके बारे में WR दैट दे हैव गिवन अस ऑल द इंफॉर्मेशन। गोइंग कंसर्न अजम्पशन से रेलिवेंट जो भी इंफॉर्मेशन है उसके बारे में उन्होंने सब कुछ बता दिया है, उसके रिलेटेड WR। एंड सब्सिक्वेंट इवेंट्स का भी उन्होंने प्रॉपर्ली डिस्क्लोजर कर दिया है, उसको लेकर WR। अगर मैनेजमेंट WR नहीं देता तो याद करो 580 में 3 चीजें बताई थी कि अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमको WR नहीं देती, तुम उससे डिस्कस करोगे, उसकी इंटीग्रिटी में डाउट करोगे, डिस्क्लेमर देके चलोगे। तो यहाँ भी अगर मैनेजमेंट WR नहीं देता तो मैनेजमेंट से डिस्कस करोगे, TCWG से डिस्कस करोगे, मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी को रिवैल्युएट करोगे, एप्रोप्रिएट एक्शन लोगे जिसके अंदर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन का चांसेस बनते हैं। बट यहाँ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन नहीं होएगा, डिस्क्लेमर ऑफ कंक्लूजन होएगा। तो प्रैक्टिशनर डिस्क्लेम कर देगा कंक्लूजन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर विड्रॉ कर लेगा फ्रॉम द एंगेजमेंट इफ विड्रॉल इज पॉसिबल अंडर लॉ रेगुलेशन। कब? अगर WR नहीं दिया मैनेजमेंट ने, या फिर WR रिलायबल नहीं है। या तो WR दिया नहीं मैनेजमेंट ने, या तो WR रिलायबल नहीं है, तो प्रैक्टिशनर या तो डिस्क्लेमर ऑफ कंक्लूजन दे देगा या तो विड्रॉ कर लेगा। या तो क्या कर लेगा सर? विड्रॉ कर लेगा। तो आई बिलीव ये सारी चीजें क्लियर हैं। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, टाइप्स ऑफ कंक्लूजन। तो कितने अलग अलग प्रकार के कंक्लूजन हो सकते हैं? वही अनमॉडिफाइड कंक्लूजन हो सकता है, मॉडिफाइड कंक्लूजन हो सकता है, और इसके अंदर भी मॉडिफाइड कंक्लूजन के अंदर भी वी हैव either द क्वालिफाइड कंक्लूजन और द एडवर्स कंक्लूजन और द डिस्क्लेमर कंक्लूजन। ये जहां भी ओपिनियन दिख रहा है बेटा उसको कंक्लूजन कर लेना। तो टाइप ऑफ कंक्लूजन वी हैव अनमॉडिफाइड कंक्लूजन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव टोन में रिपोर्टिंग होगा। तो नॉर्मली आप क्या बोलते थे कि बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑब्टेन बाय अस वी रिपोर्ट दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर। अब यहाँ पे अनमॉडिफाइड कंक्लूजन में अगर आप नेगेटिव फ्रेज यूज करोगे तो वो किस प्रकार से बन जाएगा? अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क के हिसाब से बनाए, इसका मतलब ट्रू एंड फेयर वर्ड यूज करना है अपने को, तो किस हिसाब से ड्राफ्टिंग हो जाएगा? बेस्ड ऑन आवर रिव्यू नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन that causes us to believe that the financial statements do not give a true and fair view in accordance with the applicable FRF। और अगर कंप्लायंस फ्रेमवर्क के हिसाब से रिपोर्टिंग होएगा तो इन दैट सिचुएशन यानी ट्रू एंड फेयर वर्ड यूज नहीं करेंगे। तो किस तरीके से अपन रिपोर्टिंग करेंगे? बेस्ड ऑन आवर रिव्यू nothing has come to our attention that causes us to believe that the financial statements are not prepared in all material respects in accordance with the applicable FRF। उसके बाद मॉडिफाइड कंक्लूजन। तो प्रैक्टिशनर मॉडिफाइड कंक्लूजन कब देगा? 2 सिनारियोज, या तो सही मिला या तो सही नहीं मिला। यू रिमेंबर इट वेरी वेल, ठीक है। तो या तो सही मिला या तो सही नहीं मिला। अगर सही मिला तो कंक्लूड किया प्रैक्टिशनर ने दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मेटरली मिसस्टेटेड। तो प्रैक्टिशनर अगर कंक्लूड करता है कि इफेक्ट ऑफ मिसस्टेटमेंट, effect of matter giving rise to modification is material but not pervasive, तो qualified opinion देगा। और अगर practitioner conclude करता है that effect of matter giving rise to modification are material and pervasive, तो adverse opinion देगा, मतलब same like audit। and inability to obtain psi, तो अगेन यहाँ पे अगर प्रैक्टिशनर कंक्लूड करता है तो इफेक्ट की जगह क्या आ जाएगा? पॉसिबल इफेक्ट आ जाएगा। दैट पॉसिबल इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुड भी, अब यहाँ पे ये 2 वर्ड ऐड हो जाएगा, कुड भी मटेरियल बट नॉट परवेसिव, कुड भी मटेरियल बट नॉट परवेसिव, बिकॉज फ्यूचर सेंस में बात हो रही है। तो यहाँ पे क्वालिफाइड ओपिनियन एंड कुड भी मटेरियल एंड परवेसिव, तो डिस्क्लेमर ऑफ कंक्लूजन। तो बिल्कुल सेम टू सेम ऑडिट की तरह है यहाँ पे। उसके बाद विड्रॉल फ्रॉम एंगेजमेंट। प्रैक्टिशनर एंगेजमेंट से विड्रॉ कब कर सकता है? अगर यहाँ पे कुछ कंडीशंस प्रेजेंट है। कौन से कंडीशंस प्रेजेंट है? सबसे पहला तो विड्रॉल पॉसिबल होना चाहिए अंडर लॉ रेगुलेशन। अगर विड्रॉल पॉसिबल ही नहीं होगा तो आप एनीवेज विड्रॉ नहीं कर पाओगे।
दूसरी चीज, आपके स्कोप में लिमिटेशन लगाई जा रही है जिसकी वजह से आप साई ऑब्टेन नहीं कर पा रहे हो टू फॉर्म ए ओपिनियन, नहीं टू फॉर्म ए कंक्लूजन, क्योंकि रिव्यू एंगेजमेंट की बात हो रही है, बार बार भूल क्यों जाते हो। एंड अगर प्रैक्टिशनर कंक्लूड करता है कि पॉसिबल इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स आर मटेरियल एंड परवेसिव, मतलब कुल मिला के कहानी इतनी है कि अगर आप डिस्क्लेमर देने के सिनारियो में हो, डिस्क्लेमर ऑफ कंक्लूजन देने के सिनारियो में हो, या एडवर्स देने के सिनारियो में हो, तो उस सिचुएशन में आप चाहो तो विड्रॉ भी कर सकते हो अगर लॉ मना नहीं करता। फिर एलिमेंट्स ऑफ प्रैक्टिशनर्स रिपोर्ट, वापस से वही ताई आ गई यहाँ पे, ताऊ की जगह ताई, टाइटल एड्रेसी, इंट्रोडक्टरी पैरा आ गया यहाँ पे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग द टाइटल पीरियड, वो सारा कुछ सेम आ गया। वो स्टेटमेंट ऑफ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी वो तो आएगा ही आएगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रैक्टिशनर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी आएगा ही आएगा, तो ये कॉमन चीजें हो गई, ठीक है। उसके अलावा हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से बनाओ, तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से बना है तो आप पीआर डिस्क्राइब कर दोगे, जो हमने ऐसे 800 की सीरीज में पढ़ा था, दैट इज पर्पस, इंटेंडेड यूजर, एक्सेप्टेबल, एप्लीकेबल, एफआरएफ। अगर कुछ भी लिमिटेशंस लगाई गई हैं तो लिमिटेशंस आ जाएंगी। फिर जैसे ओपिनियन का हेडिंग आता था ऐसे 700 सीरीज में, यहाँ ओपिनियन तो होता नहीं है तो कंक्लूजन वाला हेडिंग आ जाएगा, ठीक है ना, क्या आ जाएगा, कंक्लूजन वाला हेडिंग आ जाएगा। अगर आपने मॉडिफाइड कंक्लूजन दिया है, अगर आपने मॉडिफाइड कंक्लूजन दिया है तो फिर वो बेसिस ऑफ मॉडिफाइड कंक्लूजन करके हेडिंग आ जाएगा। एक स्टेटमेंट आ जाएगा कि प्रैक्टिशनर हैज टू फॉलो एसआरई 2400 इन दिस पार्टिकुलर स्टैंडर्ड। फिर डेट आ जाएंगे, प्लेस आ जाएंगे, सिग्नेचर आ जाएंगे। एंड फाइनली बोला हुआ है प्रैक्टिशनर चाहे तो ईओएम या ओएम पैरा भी इंक्लूड कर सकता है अपने रिपोर्ट में, जो कि 706 का कॉन्सेप्ट है। तो प्रैक्टिशनर चाहे तो ईओएम या ओएम भी इंक्लूड कर सकता है। तो सिंपल बातें हैं, ये हो गया अपना ऐसे 2400। अब उसके बाद फाइनली आते हैं अपने एसआरए 2410 के अंदर, ठीक है ना। तो एक बार आपको चाहिए तो फटाफट एसआरए 2400 के जो प्रोविजंस है एक बार गो थ्रू कर लीजिए।